हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और आज हम पहुंच गए हैं पांचवें सेशन पे। और आज स्टार्ट हो रहा है हमारा पांचवा सेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का फर्स्ट पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग जानते हैं ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, आज का नया सेशन, मैग्नेटिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। चलिए तो फर्स्ट प्रॉब्लम पे हम ध्यान देते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? फर्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है टू चार्ज पार्टिकल traverse identical helical path in a completely opposite sense in a uniform magnetic field B is equal to B naught K cap। क्लियर है? यहां पर दो चार्ज पार्टिकल हैं जो कि हेलिकल पाथ में मूव कर रहे हैं, और ये जो हेलिकल पाथ है वो भी क्या है? आइडेंटिकल है। तो अभी हम बात करेंगे कि आइडेंटिकल हेलिकल पाथ की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। लेकिन एक कंडीशंस और यहां पर गिवन है कि ये जो आइडेंटिकल हेलिकल पाथ होगा ये अपोजिट सेंस में मूव करेगा, इन द सेंस कि ये क्लॉकवाइज, अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करने वाला है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जब दो पार्टिकल हेलिकल पाथ में जब मूव करेंगे तो इनमें से जो चार ऑप्शंस दिए हैं वो किसको सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? तो इसमें थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है आपके पास मूविंग चार्ज की। मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसी की प्रॉब्लम है। और इसमें हम लोग कुछ बेसिक जानते हैं। क्या जानते हैं? नंबर फर्स्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है और हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा? ये ट्रांसलेटरी मोशन होगा। यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन होगा। यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन, इसका मतलब ये कैसे मूव करेगा? बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करता हुआ जाएगा और यहां पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन पे हम बात करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है और हमारा चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब क्या होगा? उस कंडीशन पर ये जो आपके पास चार्ज पार्टिकल है ये मूव करेगा इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इसका मतलब सर्कुलर मोशन करेगा। क्या बात क्लियर है? अगर तीसरी जो कंडीशन वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है और कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ना तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है ना ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मूव करेगा, वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे मूव करता है v वेलोसिटी से, तो इस कंडीशन पर ये जो पार्टिकल है ये हेलिकल पाथ के अलोंग मूव करेगा। बात क्लियर है? अगर यहां पर हम इस v के कंपोनेंट को ब्रेक करें तो ये हो जाएगा v cos थीटा, जो कि पैरेलल होगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। और यहां पर अगर बात करें, मैं इसका कंपोनेंट ब्रेक करें तो ये हो जाएगा v sin थीटा, जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। और इसी से जो आपका ये चार्ज है वो कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ चला जाएगा। ये बात तो हम लोगों को पता है। तो ये जो v cos थीटा है जो पैरेलल है, ये इसको कौन सा मोशन प्रोवाइड कराएगा? ये ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड कराएगा। और ये जो परपेंडिकुलर वाला है ये मोशन कौन सा प्रोवाइड कराएगा? सर्कुलर मोशन पे। क्या ये बात यहां पे क्लियर है? ये तो एक छोटा सा बेसिक है जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो हमें पता है। लेकिन यहां पर एक चीज और बोली गई है, और वो चीज क्या है यहां पर? ये आइडेंटिकल हेलिकल पाथ। पहले इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं कि आइडेंटिकल हेलिकल पाथ होता क्या है। तो आइडेंटिकल हेलिकल पाथ के बारे में अगर बात करें हम, तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। आइडेंटिकल हेलिकल पाथ, हेलिकल
पाथ में अगर पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं तो उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं। तो देखिए, नंबर फर्स्ट कंडीशन है कि उनका जो सर्कुलर पाथ होगा उसका रेडियस हमेशा कांस्टेंट होगा। दोनों जो भी आपके पास पार्टिकल जो हेलिकल पाथ में मूव कर रहे हैं तो उनका जो सर्कुलर जो मोशन जो उनका होगा उसका रेडियस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। सेकेंड चीज, उनकी जो पिच होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। थर्ड, जो वेलोसिटी होगी या स्पीड जो हम बात करें या वेलोसिटी जो भी आप कहें वो भी क्या होगी, सेम होगी। और फोर्थ में अगर हम बात करें, जो एंगल होगा थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो वेलोसिटी का एंगल फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, सेम। एक चीज और भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में गिवन है कि ये अपोजिट सेंस पे हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। बात क्लियर है। तो यहां से हम लोगों को ये समझ में आता है कि हेलिकल अगर आइडेंटिकल हेलिकल पाथ है तो रेडियस, पिच, वेलोसिटी और थीटा ये चारों की चारों चीजें क्या होनी चाहिए, दोनों पाथ में सेम होनी चाहिए। बात समझ में आई। अब इसी कंडीशन को फॉलो करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास लास्ट में रिजल्ट क्या आता है। तो अगर रेडियस के बारे में बात करें, सबसे पहले मेंशन करते हैं रेडियस पे। रेडियस पे अगर हम बात करें तो रेडियस पे कहानी ये है कि अगर कोई बॉडी या चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट होगा और उसका रेडियस कितना होगा, सपोज r, तो यहां पर दो फोर्स एक्ट होते हैं, हमें पता है। कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा जो फोर्स होता है जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को अप्लाई कराता है, जो ओरिजिनेट कराएगा, जो प्रोड्यूस करेगा कह सकते हैं। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपका जो भी होगा उसके कारण ये जो पार्टिकल है वो रोटेट कर रहा है। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। तो हम यहां पर कहते हैं यहां पे दो फोर्स अप्लाई होंगे, एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और एक आपके पास हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, लेकिन यहां पर v का कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम, परपेंडिकुलर वाला, तो ये हो जाएगा m v sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा r, कैपिटल ले लेते हैं, अपॉन में यहां पर बन जाएगा आपका r, ये हो जाएगा v sin थीटा और यहां हो जाएगा कैपिटल R इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल में होता है QVB sin थीटा। तो आप जरा ध्यान दीजिए, v और इस sin थीटा कैंसिल आउट होगा यहाँ के स्क्वायर से, तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास R इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा इधर बचेगा तो हो जाएगा mv sin थीटा अपॉन हो जाएगा Q इंटू बी। क्लियर है। अगर हम यहां से Q बाई एम का रेशियो निकालें तो Q बाई एम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास V साइन थीटा अपॉन R इंटू बी। ये इक्वेशन बनती है। ये फाइनली जो कंक्लूजन वाली जो इक्वेशन आती है वो ये है, Q बाई एम इज इक्वल टू V साइन थीटा अपॉन R इंटू बी। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने पहले ही आपसे कहा वेलोसिटी दोनों में सेम होगी, कांस्टेंट होगी, एंगल भी सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा, तो V भी सेम है, साइन थीटा भी आपके पास कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब Q बाई एम रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। कैसी हो जाएगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है यहां पर बात समझ में आ गई। अगर हम यहां पर एक और टर्म्स पे ध्यान दें, और वो टर्म्स अब कौन सा आता है, पिच। तो हमें पता है पिच क्या होता है, पिच क्या होगा, अ लीनियर डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक रोटेशन कंप्लीट करने पर वो कितना लीनियर डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच। तो पिच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू V, कौन सा V आएगा, पैरेलल V, और इनटू हो जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड T। इसको जब सॉल्व करते हैं तो पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा V
cos थीटा इंटू टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई m अपॉन q इंटू बी। क्लियर है? अब यहां से अगर सॉल्व करें तो p की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। अगेन यहां से q बाई m का रेशियो निकालते हैं तो q बाई m इज इक्वल टू m इधर q इधर, ये हो जाएगा 2 पाई v cos थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास क्यू बी। नहीं क्यू नहीं होगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा P इंटू बी। क्लियर है? यहाँ पर Q बाई एम पे ले रहे हैं तो 2 पाई V cos थीटा अपॉन पी बी। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 पाई अगेंस्ट कांस्टेंट, V कांस्टेंट, cos थीटा कांस्टेंट, P कांस्टेंट, B कांस्टेंट, तो इसका मतलब जो Q बाई M की वैल्यू होगी ये भी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर हमारे पास रेडियस भी सेम है, पिच भी सेम है, तो वहां पर Q बाई M का जो रेशियो आ रहा है वो भी क्या होगा? सेम होगा। अब यहां पर एक चीज और बोली गई थी कि अपोजिट सेंस पे होगा। अपोजिट सेंस का मतलब ये है, अपोजिट सेंस पे होगा, इसका मतलब अगर एक का रोटेशन अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का रोटेशन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो इसका मतलब तो ये है कि अगर एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो जो चार्ज है वो एक का पॉजिटिव होगा और दूसरे का क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं जो चार्ज होगा वो कोई एक चार्ज पॉजिटिव होगा और कोई एक चार्ज कैसा होगा आपका? नेगेटिव होगा। क्या मास में तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, मास में तो प्लस माइनस की कोई वैल्यू होगी नहीं, तो हम यहां पर सिर्फ किस में चेंज होगा? चार्ज में। तो एक चीज और यहां पर समझ लीजिएगा वरना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्या दोनों चार्ज सेम होंगे? अगर दो पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहां पे मान के चलते हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है? क्या मास दोनों सेम होंगे? तो वो भी हम कहेंगे कि वो मास भी मोस्टली हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं चार्ज भी सेम नहीं होगा और मास भी सेम नहीं होगा, लेकिन दोनों का जो रेशियो है Q बाई M, ठीक, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पर यही बात यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है कि चार्ज जो होगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं होगा, मास जो होगा वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं होगा, लेकिन दोनों के लिए जो Q बाई M रेशियो जो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर हमें इतनी सी बात समझ में आती है तो इसको अगर हम यहां पर सॉल्व करें फॉर फर्स्ट पार्टिकल के बारे में अगर सॉल्व करते हैं तो Q बाई M को हम लिख सकते हैं E बाई M इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या हो जाएगी E बाई M की? 2 पाई V cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? QB, नहीं PB, अगेन फिर यहां पर थोड़ा सा PB, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई V cos थीटा अपॉन P इंटू B। क्लियर है? अगर हम सेकेंड पार्टिकल के बारे में बात करें, फॉर सेकेंड पार्टिकल का मतलब क्या होगा? सेकेंड पार्टिकल जिसकी अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर हम लिख सकते हैं Q बाई M, तो इसको 1 और 1 कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास E2 बाई M2 इज इक्वल टू, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, 2 पाई V cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? P इंटू V। अब यहां पर दो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन को नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये E अपॉन M का होल 1 और ये हो जाएगा E बाई M होल 2, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। मतलब दोनों का अगर हम चार्ज और मास का रेशियो को अगर ऐड करें तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 0 आ रही है। तो ये कंडीशन है हमारे पास। तो चलिए ऑप्शन पे जरा ध्यान देते हैं, ऑप्शन पे क्या मिलेगा हमें? आइए नंबर ऑप्शन डी वाले पे देखिए, द चार्ज टू मास रेशियो सेटिस्फाई E बाई M प्लस E बाई M इज इक्वल टू 0। और देखिए लास्ट में जो हमारे पास आया वो यही है
ई बाई एम प्लस ई बाई एम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो ऑप्शन डी है ये तो पूरा क्या होगा, करेक्ट है। बात समझ में? ये जो आपके पास ऑप्शन डी है वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। अब आते हैं ए वाले पे। ए वाले पे जो आपका ऑप्शन है क्या गिवन है, दे हैव इक्वल जेड कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मोमेंटम के बारे में बात की है और मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी। और हम आपसे पहले ही कह रहे थे कि यहाँ पर जो मास है वो इक्वल ना होकर के क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। और जब मास डिफरेंट डिफरेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पर जो मोमेंटम होगा P1 P2 वो इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, दे मस्ट हैव इक्वल चार्जेस। नहीं, अभी हमने कंडीशन माना है कि दोनों का जो चार्ज है वो इक्वल नहीं है, सिर्फ क्यूब के एम रेशियो इक्वल होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं होगा। और सी है आपके पास, दे नेसेसरली रिप्रेजेंट अ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल पेयर। तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर का मतलब ये है कि एक का चार्ज नेगेटिव और एक का चार्ज पॉजिटिव होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों का मास भी क्या होगा, सेम, जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल है। तो हमने यहां पर देखिए कंडीशन फिर वही आती है, ना तो हमने चार्ज को सेम माना है मैग्नीट्यूड को और ना ही हमने मास को सेम किया है। तो इस कारण से ये वाला जो ऑप्शन है ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्लियर है यहां तक? तो फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आ रही है। तो ये रहा हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का फर्स्ट प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, बायो-सैवर्ट लॉ, बीएसएल का ये प्रॉब्लम है। बायो-सैवर्ट लॉ इंडिकेट दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड p सच दैट। क्लियर? मतलब इन्होंने ये कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और अब हमें बताना है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो कैसा होगा। और 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन पे हमें देखना है कौन सी बात को वो जस्टिफाई या सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? तो चलिए यहां पर देखते हैं, b का रिलेशन दिया गया है किससे, वेलोसिटी से। b का रिलेशन फिर से वेलोसिटी से दिया गया है। इनवर्स क्यूब लॉ को ये जस्टिफाई करता है, ये बताया गया है। और नीचे r के बारे में बात की है। तो चलिए एक एक करके इसको हम समझते हैं। बायो-सैवर्ट लॉ है क्या, पहले तो यहां से समझते हैं। बीएसएल, बायो-सैवर्ट लॉ होता है क्या है बायो-सैवर्ट लॉ? बायो-सैवर्ट लॉ में हम एक नॉन यूनिफॉर्म वायर लेंगे जिसमें से करंट फ्लो हो रही होगी I। क्लियर है? और यहां कहीं पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे जहां पर हमें क्या फाइंड करना है, इस वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये फाइंड करना है। और फिर यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो जो कर्व्ड फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, थंब करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो आएगी डायरेक्शन वो कैसी आएगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ट आएगी। किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P पे। यहाँ पे एक करंट एलिमेंट कट कर लेते हैं DL, और DL से ये जो पोजीशन वेक्टर होगा इसे हमने क्या बोलेंगे, R। यही तो है बायो-सैवर्ट लॉ। तो इसमें इक्वेशन कैसे लिखते थे बायो-सैवर्ट लॉ में, तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। क्लियर है? तो इस इक्वेशन से तो बहुत क्लियर हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली 1 अपॉन R स्क्वायर है। और जबकि यहां पर ये कह रहा है क्यूब लॉ, तो ये हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली 1 बाई R स्क्वायर। तो ये तो ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रही है? अब इसको जरा इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम R को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई स्केलर है बाहरी रहेगा, DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर।
और अपॉन में हो जाएगा आपके पास कितना आर क्यूब। क्लियर है? साइन हटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। क्या यहां पे बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान देते हैं, क्या यहां पर जो इक्वेशन है वो बी जो डिपेंड कर रहा है डीएल और आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन जो भी है, लेकिन यहां पर हमारे पास जो बात है जो गिवन है वो किस में है, v पे गिवन है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा b को किसके टर्म्स पे, वेलोसिटी के टर्म्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। ये आइडियल क्या है, आइडियल इसे हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट होगा ये, करंट एलिमेंट। क्लियर? तो I को क्या हम यहां पर Q अपॉन dt लिख सकते हैं। क्लियर? और dl को एज इट इज ऐसे ही रख दीजिए dl। तो क्या हुआ यहां पर, dl अपॉन dt, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। अब एज इट इज उठा करके इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। I स्केलर था तो यहाँ पे Q स्केलर है, dl वेक्टर है तो यहाँ पर वेक्टर कौन सा हो जाएगा, v। तो यहाँ पर इक्वेशन जो बनेगी p वेक्टर की, तो p वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I की जगह हो जाएगा Q, dl की जगह हो जाएगा v, क्रॉस हो जाएगा आपके पास r वेक्टर, क्रॉस हो जाएगा आपके पास r वेक्टर, और अपॉन में हो जाएगा r क्यूब। ये मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर डायरेक्शन पे ध्यान दें, क्योंकि यहां पर दोनों ऑप्शन पे डायरेक्शन के बारे में बात की है, तो जो b वेक्टर होगा उसका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंसिस्ट v एंड r। जो v और r का जो प्लेन है उसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यही तो आपके पास लॉ है। तो इसका मतलब हम यहां पे कह सकते हैं जो b है वो परपेंडिकुलर टू v, और जो b है वो परपेंडिकुलर टू कितना होगा, r। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस होगा तो v के भी परपेंडिकुलर होगा और r के भी परपेंडिकुलर होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अगर सपोज मान लीजिए ये आपके पास डायरेक्शन है v वेक्टर की, ये सपोज मान लीजिए ये r वेक्टर की है, और दोनों में अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये जो b मिलेगा आपको वो कहां मिलेगा, इनवर्ट डायरेक्शन पे मिलेगा, और जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके, v और r प्लेन के। तो यहां से हम लोग ये देख रहे हैं, तो b इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या वो पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने परपेंडिकुलर शो किया हुआ है। लास्ट आता है, इट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कौन सी लाइन के बारे में बात की जा रही है, जो इलेक्ट्रॉन और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है उस लाइन को। तो सपोज मानिए कि करंट यहां जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन पे, तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ये है, इस पॉइंट पे ले रहे हैं, और इस पॉइंट पे हमारा ऑब्जर्वेशन है, दोनों को मिलने वाली जो लाइन है वो कौन सी है, आर। तो ये कह रहा है आर के क्या अलोंग होगा, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि आर के अलोंग नहीं है, ये आर के क्या है, परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बात क्लियर है? लास्ट ऑप्शन पे वो कह रहा है कि जो भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आर के अलोंग होगा, बिल्कुल उसी लाइन पे होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आर के हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा। यहां तक बात समझ में आ गई है? तो इसका जो ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा आपके पास, ए। यहां तक बात क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिएगा, क्या है, a current carrying circular loop of radius r is placed in the xy plane। एक सर्कुलर लूप है करंट कैरिंग, जो कि कहां पर प्लेस किया गया, xy प्लेन पे प्लेस किया गया है, with center at its origin। half of the loop with x is greater than 0 is now bent so that it now lies in the yz plane। फिर उस प्लेन को हमने हाफ क्या किया, बैंड किया। तो आधा तो xy प्लेन पे है और आधा जो चला जाएगा वो कहां पहुंच जाएगा, हाफ पोर्शन उसका yz प्लेन पे पहुंच जाएगा। और फिर उसके बाद 4 ऑप्शन है, और इस 4 ऑप्शन पे बताना है कि इसकी कौन सी कंडीशन को वो जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, और ये कंडीशन है किसकी, ध्यान दीजिए, ये देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट की कंडीशन है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक मूवमेंट की कंडीशन है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन है। क्लियर? तो 2 कंडीशन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं।
एक मैग्नेटिक मोमेंट की कंडीशन और एक हम यहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन। क्लियर? तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये हो जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस, और यहीं पर हमने एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है इस तरीके से। क्लियर? और यहाँ पर जो जेड एक्सिस है वो ये हो जाएगा जेड, मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन पे ना, इस डायरेक्शन पे। करंट की कोई डायरेक्शन इन्होंने मेंशन नहीं की है, तो हम मान लेते हैं जो करंट है वो किस डायरेक्शन पे फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे फ्लो करेगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें देखना है कि यहां से मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, जिसमें कर्व्ड फिंगर जो देगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और देन जो थंब होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर जरा देखिए, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, थंब आउटसाइड है, इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा वो अलोंग दी जेड एक्सिस मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू I इंटू ए। और मान लेते हैं ये जो लूप है इसका रेडियस कितना है? R। तो अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखें, वेक्टर फॉर्म को अगर हम लिखें तो I एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर, और डायरेक्शन किसके अलोंग है? ये K कैप के अलोंग है। क्या ये बात क्लियर है? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आ गई? तो ये तो है कब, जब एक पूरा जो सर्कुलर लूप था वो कहां था? एक्स वाई प्लेन पे था। अब इसको बैंड करते हैं जैसा कि प्रॉब्लम में गिवन है। अब बैंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास जेड एक्सिस। क्लियर है? बैंड किया मतलब स्टार्टिंग में जो था वो इस तरीके से प्लेन था हमारे पास, ठीक है, एक्स वाई प्लेन इस तरीके से प्लेन था, और अब हमने इसको क्या किया? बैंड किया। तो बैंड किया तो आधा पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर चला जाएगा। ये आपके पास एक्स वाई पे रहेगा, और ये वाला जो पोर्शन है, पोर्शन ये कहां चला जाएगा? वाई जेड, जो कि इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? तो अगर हम यहां पर देखें तो एक तो प्लेन ये है, ये एक्स वाई वाला है, कैसा वाला? ये एक्स वाई प्लेन का है। क्लियर? और एक बैंड कर दिया हमने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मान लीजिए ये वो प्लेन है, ये वाला प्लेन जो कि कहां पर हो रहा है? ये है वाई जेड एक्सिस पे। तो अब दोनों के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कैसे निकालेंगे? और करंट देखिए इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो करंट यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज, और ये अगर ऊपर उठा हुआ है तो यहां पर भी करंट कुछ इसी तरीके से फ्लो होगी। क्लियर है? अब यहां पर जरा ध्यान देते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट कहां होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कहां होगा? इसका तो मैग्नेटिक मूवमेंट अभी भी जेड एक्सिस पे ही होगा, के कैप पे ही होगा, और इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को मान लेते हैं m1, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे ही है, और एक्स वाई प्लेन पे है तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा m1 वो किसके अलोंग होगा? के एक्सिस के ही अलोंग होगा। लेकिन अगर वाई जेड वाला है तो जरा ध्यान दीजिए, वाई जेड पे करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो थंब कहां जा रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन पे जा रहा है। इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा m2 वो नेगेटिव आई कैप में होगा। क्या बात समझ में आ रही नहीं आ रही? डायरेक्शन क्लियर हुआ? क्या है? एक्स वाई जो रहेगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास के कैप में जेड एक्सिस पे जाएगा, लेकिन अगर वाई जेड पे हम देखें तो वाई जेड पे कुछ परपेंडिकुलर इस तरीके से आया होगा, प्लेन ये था, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो करंट इस तरीके से जा रही है, थंब की डायरेक्शन आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन कहां पर होगी? माइनस के आई कैप पे होगी। तो चलिए m1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। m1 कितना हो जाएगा हमारे पास? m1 इज इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा I पाई R स्क्वायर, और एरिया पहले से हाफ है तो ये हो जाएगा हाफ, और डायरेक्शन जो मिलेगी वो कहां मिलेगी? इसको के कैप पे मिलेगी। क्लियर है? इसी तरीके से m2 को भी लिख लेते हैं। m2 की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू वाई जेड पे जो प्लेन है, तो I पाई R स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ, और जो इसकी डायरेक्शन है वो होगी माइनस का आई कैप। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका तो मतलब है कि दोनों जो है वो कहां है? परपेंडिकुलर में होगा।
एक अगर के कैप में है तो एक का है माइनस का आई कैप में है, और दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसका जो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एम नेट पे निकालते हैं इसका, तो एम नेट पे अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो वो कितना, वो अंडर रूट ऑफ m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर ही तो होगा। और देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो m1 का मैग्नीट्यूड है और जो m2 का मैग्नीट्यूड है दोनों इक्वल हैं, और इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं सपोज हम m डैश से, तो एंगल दोनों पे 90 जाएगा, तो 90 होगा, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो अंडर रूट m डैश का स्क्वायर प्लस m डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास m डैश रूट 2। क्लियर है? तो जरा m नेट की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पर, तो m नेट इज इक्वल टू हो जाएगा m डैश हो जाएगा i पाई r स्क्वायर बाई 2 और इनटू हो जाएगा रूट 2। तो यहाँ पे रूट 2 से इसको कैंसिल आउट करें तो m नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी i पाई r स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा रूट 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे ध्यान दीजिएगा, i पाई r स्क्वायर ये किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि m बाई कितना हो जाएगा, रूट 2। इसका मतलब ये है जब वो पूरा xy प्लेन में था तब उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू थी, और जब हमने इसको हाफ किया तब जो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आई वो क्या आई, कम हुई है। कम हुई है इसका मतलब डिमिनिश हुई है। तो अगर ऑप्शन पे ध्यान दें हम, तो द मैग्नीट्यूड, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट नाउ डिमिनिश्ड। क्या हो चुका है, ये डिमिनिश्ड हुआ है, और वही चीज हमने भी फाइंड की है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। द मैग्नेटिक मूवमेंट डज नॉट चेंज, तो ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है हमारे पास चेंज हुआ है, एम नेट की वैल्यू चेंज हुई है एम से, तो इसका मतलब डज नॉट चेंज वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट नहीं होगा। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसी में, अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो भी किस पॉइंट पे, 0 0 जेड, और जहां पर जेड की वैल्यू जो उसकी रेडियस है उससे ज्यादा होगी। तो हमें बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा किस केस में, जब वो XY प्लेन में था और जब उसको XY और YZ प्लेन पे रखा है, दोनों में फिर से कंपेयर करेंगे और देखेंगे इंक्रीज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या अनचेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। क्लियर है? इसको जरा देखते हैं फिर से। तो अगर हमारे पास ये लूप है और इस लूप के कारण जेड एक्सिस में एक पॉइंट कंसीडर किया है P, जिसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, जेड। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी एट पॉइंट P। ठीक, करंट हम डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। अब जरा यहां पर ध्यान देते हैं, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी P इज इक्वल टू, P वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। और किस डायरेक्शन पे होगी, ऑब्वियस सी बात है कि एक्सिस पे ही होगी। क्लियर है? तो ये किसके कारण था, टोटल के कारण था। अब अगर हमने उसको जब बैंड किया है तब देखते हैं, तो वहां पर भी दो होगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बी नेट। बी नेट की वैल्यू हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो बी नेट पे जरा ध्यान दीजिए, इससे पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि जो जहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो m1 की जो डायरेक्शन थी वो थी k कैप, और m2 की जो डायरेक्शन थी वो कितनी थी, माइनस का i कैप। तो यही डायरेक्शन आपकी कहलाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक्स वाई से, ये टोटल के लिए था, ये हाफ के लिए, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, और एंगल जो आपके पास डायरेक्शन है वो मिलेगा के कैप, प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई आर स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और ये मिलेगा आई कैप। फिर से वही बात, दोनों ही वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो जब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, जो यहाँ पर हमने b1 b2 मान लेंगे इसको, और डायरेक्ट b डैश मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा b डैश अंडर रूट ऑफ 2। तो b डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई में आएगी कौन सी, √2। क्लियर है? अब जरा यहाँ पर इक्वेशन को पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा, ये बी नेट की वैल्यू है आपके पास, तो बी नेट की जो वैल्यू अगर यहाँ पर हम देखें, तो इस पूरी वैल्यू को जरा हम कन्वर्ट करें फर्स्ट वाले में, तो ये हो जाएगा टोटल वैल्यू b/2, और यहाँ मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, कैंसिल आउट करिए तो फिर से हो गया b/√2। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, डिक्रीज होगी, चेंज होगी, इसका मतलब क्या होगी, डिक्रीज होगी। वो पहले वाली जो वैल्यू है उसकी क्या होगी, 1/√2 टाइम्स कम होगी। तो अगर ऑप्शन पे हम जाएं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट इतना जेड इज ग्रेटर देन आर इंक्रीज, तो यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है, वो भी कितने टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, 1/√2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? 1/√2 टाइम डिक्रीज किया जा रहा है। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी अनचेंज होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि चेंज हुआ है, कितने टाइम्स चेंज हुआ है, 1/√2 टाइम्स चेंज हुआ है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट नाउ डिमिनिश्ड, मतलब वो कम होगा। क्लियर है यहां तक कहानी? ये भी समझ में आया आपको? थर्ड वैसे लॉन्ग है जरूर, लेकिन इतने ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी along the axis of a current carrying long solenoid, which of the following is true? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को हमने मूव किया है और वेलोसिटी जो है इसकी यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मूव करा रहे हैं हम कहां पर, along the axis of a current carrying long solenoid। ठीक है, ये ठीक, along the axis of solenoid हम किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हैं और जिसकी जो वेलोसिटी है वो भी कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो अब ये बताना है कि चारों ऑप्शन पे कौन सी चीज उसको जस्टिफाई करेगी। तो चलिए पहले सोलेनोइड के बारे में बात कर लें। ये सपोज मानिए सोलेनोइड है, तो सोलेनोइड जो होता है एज ए पार मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। सपोज मानिए यहाँ से करंट फ्लो हो रही है आई, यहाँ से करंट अपवर्ड, फिर यहाँ से अपवर्ड, फिर यहाँ से अपवर्ड, फिर ये अपवर्ड, फिर ये अपवर्ड होते हुए यहाँ से करंट क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोग यूज करते हैं फिर से राइट हैंड रूल का, जहां पर कर्व फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट जो कि अपवर्ड जा रही है, और जो थंब शो करेगा वो करता है किसको, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो अगर एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा हमेशा क्या हो जाएगा आपके पास, साउथ पोल आएगा। क्या बात क्लियर है? तो हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड में जो मूव करेगा तो वो आउटवर्ड में होगा नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनवर्ट अगर बात करें तो वो होगा साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? तो अगर हम यहां पर देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कुछ इस तरीके से मिल रही है बी, और इसी के अलोंग हमने एक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हमने मूव करा दिया वी वेलोसिटी से, तो क्या होगा, वी वेलोसिटी से हमने मूव करा दिया एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक किसी इलेक्ट्रॉन को along the solenoid के along the axis of solenoid मूव कराएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, तो इस पे एक फोर्स अप्लाई होना चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो फोर्स का फॉर्मूला होगा F वेक्टर इज इक्वल टू E V वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, यही तो होगा, है ना? तो अब जरा यहाँ पर ये देखिए V क्रॉस B, यहाँ पर एंगल देखिए
v वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो कितना शो हो रहा है, वो तो एंगल हो रहा है 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन पे वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन पे आपको क्या मिला है, मैग्नेटिक फील्ड मिला है। जरा इसको ओपन करें तो ये फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ई वी पी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, F0 तो एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब जो V रहेगा वो हमेशा कैसा मूव करेगा, कॉन्स्टेंटली मूव करता हुआ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है, तो एंगल हो जाएगा 0, और फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा या ई वी बी साइन थीटा की जगह हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो फोर्स 0 ड्यू टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन 0 होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात क्लियर है? अब जरा ऑप्शन पे आते हैं। द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सीलरेटेड अलोंग द एक्सिस, नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। जब एक्सीलरेशन 0 है तो एक्सीलरेटेड तो हो ही नहीं सकता। द इलेक्ट्रॉन पाथ विल बी सर्कुलर अबाउट द एक्सिस, नहीं हो पाएगा। सर्कुलर होने के लिए जो थीटा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, जबकि यहां पर थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एट 45, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, 45 एंगल तो है ही नहीं, क्योंकि थीटा की वैल्यू ही हमारे पास 0 है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, बिल्कुल सही। ये जो अलोंग द एक्सरसाइज में अलोंग द एक्सिस पे ये कैसा मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। ये बात क्लियर है? यही चीज बोला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन भी कितना होगा, 0। तो जिस वेलोसिटी से वो एंटर करेगा सोलेनोइड में, उसी वेलोसिटी से वो चलता हुआ जाएगा और एग्जिट कर जाएगा, किसको, सोलेनोइड से एग्जिट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आपके पास ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, लास्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है, इन ए साइक्लोट्रॉन अ चार्ज पार्टिकल, एक साइक्लोट्रॉन है और उसमें चार्ज पार्टिकल है, तो वो क्या होगा, तो हम जानते हैं व्हाट इज अ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस व्हिच एक्सीलरेट द पॉजिटिव चार्ज और आयंस। क्लियर? तो अब साइक्लोट्रॉन को बनाते हैं, तो साइक्लोट्रॉन में होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। साइक्लोट्रॉन में दो डीज होती है इस तरीके से, ये डीज है और इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है, और ये जो गैप होता है बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगा, और इसके जो डीज हैं इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक ऑक्सीलेटर से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड का डीज मान लेते हैं, इसको हम राइट हैंड का डीज मानते हैं, और इसके बीच में हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी बार बार जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहेगी। बात समझ, कभी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कभी आपके पास राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये डायरेक्शन बार बार चेंज होगा। और डीज में क्या होगा, डीज में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, यूनिफॉर्म है, परपेंडिकुलर क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब क्या होता है साइक्लोट्रॉन में, साइक्लोट्रॉन में एक पॉइंट मान लीजिए P, यहां से एक पॉइंट एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, और जब प्रोड्यूस हुआ उस कंडीशन पर जो इनसाइड दी डीज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो कुछ इस तरीके से थी, लेफ्ट टू राइट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सीलरेट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे मूव करेगा, और जैसे ही वो राइट साइड के डीज में इंटर करेगा, सपोज मान लीजिए उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। क्लियर? अब जैसे ही वो डीज में पहुंचेगा तो यहां पर भी मैग्नेटिक फोर्स इसमें लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, पाम रूल से निकाल दीजिए। आउटवर्ड जा रहा है तो फिंगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो ये थंब डायरेक्शन दे रहा है, तो फोर्स कहां लगेगा, पाम की डायरेक्शन पे लगेगा। तो इसका मतलब इसमें जो फोर्स अप्लाई होगा वो कहां होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा।
क्लियर? तो जब इस तरीके से होगा तो ये जो हमारे पास अगर हम देखें तो यहां से ये जो आपके पास चार्ज है वो एक हाफ साइकिल कंप्लीट करता हुआ इस डायरेक्शन यहां इस पॉइंट पे पहुंचेगा। क्या बात क्लियर है? अब क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगी। अब वो कहां से हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही ये चेंज होगी तो यहां पर फिर से चार्ज हमारा क्या होगा, एक्सलेट होना स्टार्ट होगा और एक्सलेट होता होता ये फिर कहां पे होगा, ये लेफ्ट साइड के डीज में फिर से इंटर कर जाएगा। अब जब ये इंटर करेगा तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी है, v डैश, और जब पहले इंटर कर रहा था तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v, और अब कितनी है, v डैश। तो अब हम कह सकते हैं कि अब बाद की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, v से, क्योंकि ये फिर से एक्सीलरेट होते हुए आ रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे फिर से फोर्स देखते हैं, तो यहाँ पे फोर्स अब लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन पे और इसको मान लेते हैं F1 Fm डैश। पहले कितना लग रहा था Fm, अब कितना लग रहा है Fm डैश। तो अगर यहाँ पर हम फिर से ध्यान दें तो Fm डैश ग्रेटर होगा किससे, Fm से, और फिर से ये हाफ सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा कंप्लीट करेगा कंप्लीट करेगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा और इस तरीके से वो एक्सीलरेट होता होता सर्कुलर पाथ में एक्सीलरेट होता रहेगा, रेडियस बढ़ता हुआ चला जाएगा और जब इसका एक्सीलरेशन बिल्कुल हमारे काम के लायक हो जाएगा देन उस टाइम पे इसको एक विंडो से हम बाहर की ओर शिफ्ट कर यानी बाहर की ओर एग्जिट कर देंगे। बात क्लियर है? तो यहाँ पर एक चीज और समझ में आती है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता हुआ चलेगा। क्लियर? तो अगर अब हम यहाँ पर ऑप्शन पे ध्यान दें कि ऑप्शन क्या दे रखा है साइक्लोट्रॉन पे, तो यहाँ पर अंडरगोज एक्सीलरेशन ऑल द टाइम, सबसे पहला ऑप्शन तो यही है, अंडरगोज एक्सीलरेशन ऑल द टाइम। ऑल द टाइम का मतलब ये है कि जब वो लेफ्ट हैंड डी में था लेफ्ट साइड की डी में था तब भी एक्सीलरेट हो रहा था, जब बिटवीन द डीज में आया तब भी एक्सीलरेट हो रहा था, और जब राइट हैंड की साइड में डीज में आया तब भी ये क्या हो रहा था, एक्सीलरेट हो रहा था। तो ऐसा था क्या, तो हम जानते हैं कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो क्या करेगा, एक्सीलरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो एक्सीलरेट करेगा। लेकिन अगर वो डीज में मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो क्या होगा, ये एक सर्कुलर पाथ में तो रोटेट करेगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये रोटेशन इधर हो रहा है। तो अब इस कंडीशन पे देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो इसमें एक फोर्स भी तो लग रहा होगा, और वो फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा Fm इज इक्वल टू क्यू वी पी साइन थीटा, ये फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स करेगा क्या, ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये हमेशा इसको कहां की ओर मूव करने की कोशिश करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगा, और हमेशा किस डायरेक्शन पे लगेगा, ये टूवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इसको क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। क्या ये बात क्लियर है? ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जो चार्ज पे लग रहा है वो इसको क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये इसकी स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, ये क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे पहले यहां पे डायरेक्शन थी, चेंज करके यहां पर लाए, फिर चेंज करके ऐसे लाए, फिर चेंज करके इस तरीके से लाए, फिर सर्कुलर पाथ में बार बार ये जो फोर्स है इस पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करेगा, और जब डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या प्रोवाइड करा देगा, इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कराएगा। ये बात समझ में आ गई? तो एक्सीलरेशन तो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक्सीलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में एक्सीलरेशन लग रहा है तो उसमें वेलोसिटी चेंज ना होकर के उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। तो एक्सीलरेशन तो हो रहा है, डी पे भी ई हो रहा है, यहां पर भी एक्सीलरेशन हो रहा है, यहां पर भी एक्सीलरेशन हो रहा है, और यहां पर भी एक्सीलरेशन हो रहा है। लेकिन बस ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में जो एक्सीलरेशन होगा वो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेशन होगा वो वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, एक्सीलरेशन ऑल द टाइम बिल्कुल सही है। अब सेकंड ऑप्शन है स्पीड अप बिटवीन द डीज
बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्पीड अप बिटवीन द डीज। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये टर्म्स यूज किया गया बिटवीन द डीज, लेकिन हम जानते हैं बिटवीन द डीज तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, जबकि ये मेंशन किसको कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिटवीन द डीज में हमेशा आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। तो इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। स्पीड अप इन अ डीज, डीज के बीच में होगा तो स्पीड अप होगी। अभी हमने आपको बताया कि जो सेंटीपिटल फोर्स या जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होगा ये स्पीड को चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्या बात क्लियर है? तो इसीलिए ये ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, स्लो डाउन विद इन अ डी एंड स्पीड अप बिटवीन द डीज। यहां पर बात करते हैं स्पीड अप बिटवीन द डीज, बिल्कुल सही। अब यहां पर जरा देखें, स्लो डाउन विद इन अ डीज, क्या डीज में इलेक्ट्रॉन की स्पीड या पॉजिटिव चार्ज की जो स्पीड यहां पे है वो कम हो रही है? तो हमने कहा ऐसा तो नहीं हो रहा है, स्पीड तो यहां पर कांस्टेंट है, जो बढ़ेगी वो कहां बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। क्या बात क्लियर? स्पीड अप बिटवीन द डीज, हाँ ये सही है, जो बिटवीन द डीज होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन डीज के अंदर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड स्पीड में चेंज नहीं आएगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज आता है। जो भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्शन को चेंज करने में यूटिलाइज हो जाएगा, वो स्पीड को चेंज नहीं करेगा, इसलिए ये डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यहां पर बात समझ में आ गई? तो ये था हमारे पास फिफ्थ प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अ सर्कुलर करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is in an arbitrary orientation in an external magnetic field B. The work done to rotate the loop by 30 degree about an axis perpendicular to its plane is। ठीक है, एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और उस करंट जब फ्लो हो रही है तो उसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट भी है, ठीक, और साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अब हमने क्या किया, उस लूप को हमने 30 डिग्री में शिफ्ट किया, किसके अलोंग, ये इसके अबाउट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट हमने इसको टर्न किया 30 डिग्री पे। तो अब हमें बताना है कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ा है। ठीक, तो समझ लेते हैं इसको पहले कि क्या इस यहाँ पर प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कहा गया कि ये सपोज मान लीजिए एक लूप है, करंट कैरिंग लूप है, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर हम ले लेते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट सेंटर पॉइंट O है, और यही इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पर हम बात करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब जरा यहां पर देखें, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कहां होगी, फिर से राइट हैंड थंब रूल लगाइए, कर्व्ड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट देगा और थंब आपको देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है वो कहां मिलेगी, हमें अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की, तो हम ये यहाँ पे कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी हो जाएगी, अपवर्ड। तो इनिशियली M और B के बीच जो एंगल है थीटा वो कितना हो जाएगा, 0। किसके बिटवीन है, बिटवीन M एंड B के। क्लियर है यहाँ पर? अब ये क्या कह रहा है, अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको हमें 30 डिग्री रोटेट कराना है, कितने, 30 डिग्री रोटेट कराना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक, तो सपोज मान लीजिए पहले ये पॉइंट यहां कहीं P मान लेते हैं, P। अब इसको, ये कॉइल है और इसको हम ऐसे ही रोटेट करा रहे हैं 30 डिग्री। तो इसका मतलब फिर से अगर हम एक कॉइल देखें, ठीक, ये कॉइल फिर से ये कॉइल देखें, करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है, ये आपके पास एक्सिस है, P पॉइंट पहले यहां कहीं था, अब वो यहां से शिफ्ट होके P पॉइंट सेंटर पॉइंट से कहां पहुंच गया, इस P पे पहुंच गया। मतलब इनिशियल से हमने कितना एंगल्स को शिफ्ट करा दिया,
सपोज 30 डिग्री शिफ्ट करा है। बात समझ में आए? ये वाला पॉइंट जो P था वो एट टाइम T पर कितना शिफ्ट हो गया? 30 डिग्री शिफ्ट हो गया। तो बताएं क्या इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में कोई चेंजमेंट आया? तो हम कहेंगे नहीं आया है। तो क्या इसके मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजमेंट आया? नहीं। अभी भी दोनों के बीच एंगल देखा जाए तो वो कितना होगा? जीरो ही तो होगा। क्लियर है? इनिशियल भी एंगल जीरो, फाइनल भी एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। तो वर्क डन कितना होता है? तो वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू mv cos थीटा वन माइनस का कितना हो जाएगा? cos थीटा टू। तो थीटा वन की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? थीटा वन की वैल्यू हो जाएगी cos जीरो माइनस फिर से हो जाएगा cos जीरो। cos जीरो जीरो कैंसिल आउट यहां पर, तो वैल्यू हो जाएगी कितनी? जीरो। तो वर्क डन की जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा? जीरो आएगा। तो ऑप्शन पे देखते हैं जीरो है। हाँ जी, डी वाला ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे पास कितना है? जीरो। एम बी नहीं होगा, √3